नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है। जल्द न्याय दिलाने के लिए 4 छोटे कदम उठाए जाएं। ये जो लेख है ये संपादकीय है, विराग गुप्ता लिखते हैं, जो वकील और अनमास्किंग वीआईपी के लेखक हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर कोई आम व्यक्ति यह बात कहता है कि विकसित भारत के रास्ते में न्यायिक प्रणाली यानी अदालतें सबसे बड़ा रोड़ा है, तो उसे संविधान विरोधी बताने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर और अवमानना का मामला दर्ज हो सकता था। लेकिन यह तीखा तंज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में किया है। उनसे सहमत होने के बावजूद यह बताना जरूरी है कि इस दुर्व्यवस्था, पराभव और पतन के लिए सरकार भी बराबर से जिम्मेदार है। नवरात्रि में इन 4 सूत्रों पर अमल से अन्याय की आसुरी शक्तियों के खात्मे के साथ विकसित भारत का सपना भी सफल हो सकता है। पहला है डेटा और ऐप। कैट जैसे अनेक न्यायाधिकरण आयकर और जीएसटी विभागों और स्थानीय निकायों में कैट जैसे अनेक न्यायाधिकरण हैं, आयकर, जीएसटी विभाग और स्थानीय निकाय में चल रहे लाखों विवाद और मुकदमों का सही हिसाब नहीं है। लोक अदालतों में 2024 में 10.45 करोड़, 2023 में 8.53 करोड़ और 2022 में 4.19 करोड़ मुकदमों का निपटारा हुआ। लोक अदालत का डाटा है। पिछले 3 सालों में 23 करोड़ मुकदमों के निपटारे के बावजूद जिला अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 5.3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। क्या हम विवाद और मुकदमा प्रधान देश बन गए हैं? डाटा और ऐप का ये है। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी। अपराध रोकने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का गठन हुआ, लेकिन फर्जी मुकदमों और न्याय में विलंब की वजह से देश में अन्याय, अपराध और अराजकता बढ़ रही है। सिविल मामलों में सरकार सबसे बड़ी मुकदमे में है। जिला अदालतों में 3/4 से ज्यादा मुकदमे अदालत आपराधिक हैं, जिनमें सरकार या पुलिस पक्षकार है। जेलों में बंद 70% कैदी अंडर ट्रायल हैं। आम आदमी को मुकदमेबाजी में गाड़ी कमाई खर्च करनी पड़ती है, जबकि सरकारी वकील, पुलिस, जज और जेल सरकारी खर्च पर चलते हैं। अपराध और अन्याय को बढ़ाने वाले इस आर्थिक तंत्र की रीढ़ को तोड़े बगैर मुकदमाबाजी के जंजाल से मुक्ति मिलना मुश्किल है। जजों की संख्या। विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जजों की संख्या बढ़ाकर समस्या के जादुई समाधान का फॉर्मूला दिया जाता है, लेकिन नए पद बनाने से पहले वर्तमान खाली पदों पर नियुक्ति पर कोई बात ही नहीं करता। हाई कोर्ट में 33% और जिला अदालतों में 21% जजों के पद और दूसरे स्टाफ के 27% पद रिक्त हैं। हाई कोर्ट में 33%, जिला अदालतों में 21% जजों के पद और दूसरे स्टाफ के 27% पद रिक्त हैं। न्यायिक व्यवस्था पर राज्य सरकारें बजट का सिर्फ 0.59% खर्च कर रही हैं। 4 सालों में ई कोर्ट और इंफ्रा विकास के लिए 7,210 करोड़ और 9,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में सीवेज प्लान के लिए 57,000 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए, जबकि न्यायपालिका पर सिर्फ 182 रुपए। विधिक सहायता के राष्ट्रीय अभियान के लिए सिर्फ 200 करोड़ का बजट है, जो अधिकांशतः मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में खर्च हो जाता है, जबकि मुकदमों से जुड़े
3,108 करोड़ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए 2038 रुपए आवंटित किए गए। संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान जजों को बेहतर आवास, कार्यस्थल, स्टाफ और कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधा दी जाए। समाधान: नेपाल से सबक लेकर गवर्नेंस सुधारना अब पूरे देश की जरूरत है। गलत एफआईआर दर्ज करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जेलों में बंद गरीब बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू हो। छोटे अपराधों का सामुदायिक सेवा के दंड के माध्यम से तुरंत निपटारा हो। सरकारी अपीलों में राष्ट्रीय मुकदमा नीति का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पीआईएल के नाम पर पब्लिसिटी और सियासी मुकदमे पर रोक लगे। गलत या बेवजह मुकदमा दायर करने वालों के खिलाफ कठोर जुर्माना लगे। न्याय व्यवस्था में वंशवाद, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता की वजह से मेरिट की अवहेलना होती है। कानूनों में सनसेट प्रावधान, पुलिस सुधार और जजों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप रोकने की अपेक्षा करना दूर की कौड़ी है। संविधान के अनुसार आम जनता को जल्द न्याय दिलाने की जवाबदेही पूरी करने के लिए छोटे कदम भी उठाए जाएं तो मुकदमेबाजी की संस्कृति कमजोर होने के साथ मुकदमों के बोझ से राहत मिल सकती है। राजनीतिक समस्याओं के समाधान भी राजनीतिक हो। आरती जीरथ राजनीतिक टिप्पणीकार ये लिखते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बहुप्रतीक्षित थी, लेकिन इस दौरान उठी असहमति की आवाजें बताती हैं कि 28 महीनों की जाति हिंसा के दौरान मणिपुर को मिले जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 3 घंटे का दौरा काफी नहीं हो सकता था। पीएम के मणिपुर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही विरोध प्रदर्शन करने वालों ने उनके स्वागत में लगाए पोस्टर फाड़ दिए थे। उनके रवाना होने के कुछ घंटे बाद फिर से हिंसा भड़क उठी। आक्रोशित भीड़ ने चुराचांदपुर में एक कुकी नेता का घर जला दिया। कई अन्य घरों पर हमला भी किया गया। इसी इलाके में एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने शांति का आह्वान किया था, छात्राओं से पारंपरिक लोकगीत सुने थे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सत्य, समाधान और न्याय के रोड मैप के बिना कोई शांति मिशन पूरा नहीं होता। मणिपुर को उन मुद्दों पर राजनीतिक समाधान देने की जरूरत थी जिनके चलते यह प्रदेश संघर्ष की भेंट चढ़ते हुए जाति तौर पर विभाजित हो चुका था। प्रधानमंत्री के दौर में लगभग 8,000 करोड़ की बुनियादी ढांचे की योजनाओं की घोषणा की गई थी जिनमें एक कामकाजी महिला हॉस्टल, नया सचिवालय और पुलिस मुख्यालय आदि शामिल थे। इसके बावजूद चुराचांदपुर ने से स्वयं भाजपा विधायक हाओ की अपनी मायूसी नहीं छुपा पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित परियोजनाओं में से अधिकतर नई नहीं थी, लेकिन इससे भी बढ़कर योजनाओं का असंतुलित वितरण गहरी चिंता का विषय था, क्योंकि डर है कि इससे जाति दरारें और गहराएंगी। हाओकी के अनुसार घोषणाओं की लगभग 85% योजना मैतेई प्रभुत्व वाली घाटी के इलाकों को लाभान्वित करेगी, जबकि कुकी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को बहुत कम लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आर्थिक पैकेज से हालात सामान्य नहीं होंगे। हमारे सामने राजनीतिक समस्या है और उसका समाधान भी राजनीतिक ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया हो। चुराचांदपुर और इम्फाल दोनों जगहों पर उन्होंने शरणार्थियों शिविरों में रह रहे हिंसा पीड़ितों से मुलाकातें की। नौकरियों क्षेत्रों में बिना किसी भय के वस्तुओं और लोगों के आवागमन और जल्द सामान्य स्थिति की बहाली जैसी उनकी गुहार सुनी, लेकिन उत्साहवर्धक बातों और सद्भाव
बढ़ाने के आह्वान से इतर प्रधानमंत्री के पास भविष्य की बेहतरी के लिए किसी ठोस वादे का अभाव देखा। कम से कम यह एक मौका तो था जब भरोसा बनाने और शांति बहाली की यात्रा शुरू की जा सकती थी। चुरा चांदपुर में पहली चिंगारी से भड़की आग को लगभग पूरे राज्य में फैले 28 महीने हो चुके हैं। हालांकि इस साल फरवरी में देरी से लागू किए गए राष्ट्रपति शासन के बाद भी वहां के खंडित हो चुके समाज में संदेह और शत्रुता के अंगार सुलगते रहते हैं। कुकी लोग पहाड़ियों तक ही सीमित हैं और मैतेई घाटी तक कोई भी दूसरे के क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता। राज्य की मुख्य जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 प्रधानमंत्री की यात्रा की प्रत्याशा में फिर से खोल दी गई, लेकिन शत्रुतापूर्ण जाति क्षेत्रों में जाने से की डर से शायद ही कोई इस यात्रा पर करता। चूंकि अधिकांश आर्थिक गतिविधियां इम्फाल के आसपास केंद्रित हैं, इसलिए पहाड़ियों तक सीमित कुकी लोगों ने आजीविका के स्रोत भी खो दिए हैं। मणिपुर संकट जैसी त्रासदियों के कोई सरल समाधान नहीं हो सकते, लेकिन समाधानों की तलाश दो महत्वपूर्ण कारणों से शुरू हो जानी चाहिए। अव्वल तो देश की चेतना को झकझोरने के लिए, क्योंकि आखिर हम कब तक अपने ही लोगों के दुख दर्द से नजरें फेर रखेंगे। दूसरे, एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षागत खतरों को लेकर भी हमें चिंतित होना चाहिए। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, जिससे वहां उग्रवादी नशीली पदार्थों और हथियारों की पहुंच आसानी हो जाती है। और बांग्लादेश की स्थिति भी चिंताजनक है। मोहम्मद यूनुस ने अपने देश और पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच मुक्त व्यापार के लिए एक आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव रखकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री का दौरा इस बात की प्रबल पुष्टि है कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। तब वहां पर राजनीतिक सुलह की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, संपादकीय हिंसा की चपेट में लेख। लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने और इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर लेह में जारी शांतिपूर्ण आंदोलन जिस तरह हिंसक हो उठा, जिसकी नतीजे में 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, उसके पीछे कोई शरारत भी हो सकती है। इसका अंदेशा इसलिए होता है क्योंकि हिंसा के दौरान भाजपा कार्यालय को आग लगाने के साथ लद्दाख स्वायत्त प्रवृत्ति विकास परिषद के कार्यालय को क्षति पहुंचाई गई और सुरक्षा बलों के वाहनों को भी निशाना बनाया गया था। यह आंदोलन इसलिए हिंसक उपद्रव में तब्दील हो गया क्योंकि अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लाखों की मांग को लेकर आंदोलन भले ही अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन उसकी कमान मुख्यतः पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के हाथ में थी। लगता है कि वे अपने आंदोलन में शामिल लोगों और खासकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यह ठीक है कि हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया और शांति की अपील की, लेकिन उन्हें इस पर गौर करना होगा कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक तत्वों ने कैसे पटरी पर से उतार दिया। इस हिंसा का इसलिए कहीं कोई औचित्य नहीं था क्योंकि गृह मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को लद्दाख को प्रतिनिधि मंडल के साथ अगले दौर की बातचीत सुनिश्चित कर दी थी। यह बातचीत होने से पहले ही मांगों को मांगने की जिद पकड़ने का कोई मतलब नहीं था। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब इस क्षेत्र को केंद्र शासित बनाने की मांग होती थी। जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उसे यह दर्जा मिल गया तो अलग राज्य की मांग पर जोर दिया जाने लगा। इसकी औचित्य को सिद्ध करने वाले तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन उन पर जोर देने के लिए हिंसा की यह तह पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंताजनक भी कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले इस क्षेत्र के लिए अपना लोक सेवा आयोग भी चाह रहे हैं और एक के बजाय 2 लोकसभा सीटें भी लेह के लिए और दूसरी कारगिल के लिए। यह सही है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के दौरान लद्दाख को 370 के तहत
जो विशेष अधिकार मिले थे वे केंद्र शासित बनने के बाद समाप्त हो गए। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा कि इससे क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और जमीनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को भय की भूत की तरह खड़ा कर दिया गया। जो भी हो, केंद्र सरकार को इस अशांत हो उठे क्षेत्र में शांति का माहौल बनाए रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि वह चीन और पाकिस्तान से लगा इलाका है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये संपादकीय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दबदबा चरम स्तर पर। आकाश प्रकाश लिखते हैं इसको, लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं। फिलहाल वैश्विक बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धुन पर नाच रहे हैं। ग्लोबल मार्केट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धुन पर नाच रहे हैं। एआई की धमक चारों तरफ दिख रही है, चाहे आप तेजी पर भरोसा करते हुए शेयर बाजारों में उतर गए हों या फिर किनारे रहकर बाजार में स्थित सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में तिजड़ियां हावी हैं, क्यों बाजार को लग रहा है कि एआई बड़े बदलाव लाने वाला है और आने वाला समय इसी का है। एआई तकनीक ही तय करेगी कि कंपनियों और देश के स्तर पर भविष्य में कौन जीतेगा कौन हारेगा। एआई की ताकत में विश्वास रखने वाले आश्वस्त हैं कि एआई पश्चिमी देशों की जनसांख्यिकी और वित्तीय चुनौतियों को दूर कर देगा। उत्पादकता बढ़ने से आर्थिक वृद्धि तेज होगी, इससे कर्ज के जाल में फंसे पश्चिमी देशों के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों की आर्थिक समस्या दूर हो जाएंगी। कर्मचारियों की खासकर शुरुआती स्तर पर कम जरूरत होने से पश्चिमी देशों में जनसांख्यिकी की समस्या उतनी भयावह नहीं रह जाएगी। एआई कंपनियों के परिणाम के दायरे को भी व्यापक बनाएंगे, जिससे मजबूत प्रदर्शन करने वाले आगे निकल जाएंगे और उनका कारोबार बढ़ता जाएगा, जबकि कमजोर व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका को चीन की तरह एआई की दौड़ में एक विजेता के रूप में देखा जाता है। एआई कारोबार पूरे जोरों पर है, फिर चाहे वो अमेरिकी बाजार के आंतरिक पहलुओं को देखें या चीन, कोरिया या ताइवान के बेहतर प्रदर्शन पर विचार करें। और जहाँ तक बात भारत की है तो इसे एआई के मामले में अभी फसड्डी समझा जा रहा है। आगे सूरत कैसी होगी या एआई की दीर्घकालिक प्रभाव या समय और वास्तविक लाभों पर बहस की गुंजाइश हो सकती है, मगर समय बीतने के बाद ही इसके वास्तविक असर का पता चलेगा। व्यापार और विषयगत चीजें वर्तमान में हर जगह मौजूद हैं। एआई बाजारों में अत्यधिक महत्व रखता है। बाजार पूंजीकरण, मुनाफा कमाई, पूंजीगत व्यय के लिहाज से इसकी अहमियत सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल अमेरिका में सभी वेंचर कैपिटल्स निवेश का 65% हिस्सा एआई या मशीन लर्निंग आधारित स्टार्टअप इकाइयों में जा रहा है और ओपन एआई 500 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर धन जुटाने के लिए तैयार है। हालांकि इसके आंतरिक अनुमानों से पता चलता है कि अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर से अधिक नुकसान होगा और हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कहते हैं इसको कंपनी नई पूंजी के रूप में अरबों डॉलर जुटा रही है। ओरेकल ने जब ओपन एआई के साथ 300 अरब डॉलर का 5 साल के लिए क्लाउड समझौता किया तो उसके बाजार पूंजीकरण में एक दिन में 240 अरब डॉलर वृद्धि हो गई। ओरेकल के बाजार पूंजीकरण में उछाल के लिए बाजारों में मजबूती जरूरी है ताकि ओपन एआई अनुबंध के लिए आवश्यक नकदी जुटा सकते हैं और वृत्ति तर्क एक नए स्तर पर काम कर रहा है। फिलहाल 7 दिग्गज तकनीकी कंपनियों मैक 7 का S&P 500 में से 32% बार है। जनवरी 2023 में चैट जीपीटी लॉन्च होने के ठीक बाद यह केवल 18% था। एनवीडिया जिसका S&P 500 में से 8% भार है, अब इस सूचकांक के इतिहास में अकेला सबसे अधिक भार वाला शेयर बन चुका है। इसका वर्तमान बाजार पूंजीकरण अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद के 15% के बराबर है। यहाँ तक कि सूचकांक के रिटर्न में भी 7 दिग्गजों की
तरफ अत्यधिक झुकाव है। जनवरी 2021 से S&P 500 में आई तेजी का 555% ऐसा 10 शेयर बाजारों की तरफ से आया है। अगर आपने इन 10 शेयर में पर्याप्त निवेश नहीं किया था तो आपके पास बृहद बाजारों के साथ बने रहने को कोई मौका नहीं था। एक ही जगह केंद्रित रिटर्न का यह ताना बाना फिलहाल जारी है। लिबरेशन डे यानी 2 अप्रैल 2025 के बाद से मैग 7 में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जबकि शेष 493 S&P 500 स्टॉक में केवल 20% की बढ़त दर्ज हुई है। यहाँ तक कि बाजार में कमाई का गणित भी मैग 7 और AI थीम की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है। वर्ष 23 और 24 में मैग 7 ने S&P 500 में कमाई में लगभग 35% की वृद्धि देखी, जबकि शेष 493 शेयरों के लिए कमाई में केवल 3% की वृद्धि हुई। नतीजा यह भी हुआ कि बृहद S&P 500 सूचकांक के मुकाबले तकनीक क्षेत्र का सापेक्ष प्रदर्शन फिलहाल 2000 AI अतिशय उछाल या बबल से भी अधिक मजबूत है। अगर हम कंपनियों की पूंजीगत व्यय पर नजर डालते हैं तो टेक्नोलॉजी और AI की उपस्थिति उल्लेखनीय है। S&P 500 कंपनियों के पूंजीगत व्यय में मैग 7 और ओरेकल की हिस्सेदारी 35% से अधिक है। इन प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने 2023 में निजी घरेलू निवेश में अपनी हिस्सेदारी दुगनी कर दी है और इन कंपनियों के लिए पूंजीगत व्यय अब बिक्री का 20% से अधिक हो गया है, जबकि यह पहले यह 10% से कम था। यहाँ तक कि परिचालन नकदी प्रवाह में 65% हिस्से का इस्तेमाल वे डेटा सेंटर के विकास पर खर्च कर रहे हैं। उनका पूंजीगत व्यय एवं बिक्री का अनुपात 20% है। अनुसंधान में विकास और बिक्री अनुपात 15% है, जिसका अर्थ है कि बिक्री का 35% वृद्धि में पुनर्निवेश किया जा रहा है। वास्तव में ये आंकड़े अभूतपूर्व है। दूरसंचार कंपनियां अपने फाइबर ऑप्टिक के विशाल यंत्र के तंत्र के साथ 2000 की टेक्नोलॉजी बबल के चरम के दौरान अत्यधिक निवेश के पूर्वाधार के रूप में देख रही है। 2000 में दूरसंचार कंपनियों का पूंजीगत व्यय अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% तक पहुंच गया था। आज तकनीकी कंपनियों का पूंजीगत व्यय अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह 2028 में 1.4% को पार कर जाएगा। यह .com बबल के दौरान दूरसंचार कंपनियों के पूंजीगत व्यय के सर्वोच्च स्तर से 75% अधिक है। अपोलो ग्लोबल चार्टवर्क यहाँ स्रोत है इसका। हालांकि इन सभी आंकड़ों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, लेकिन बाजार पूंजीकरण रिटर्न और पूंजीगत व्यय के लिए लिहाज से हम अनजानी राह की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ये सभी AI और इस विश्वास से प्रेरित हैं कि यह तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी। इस प्रचार और उन्माद को किसी न किसी स्तर पर धरातल पर वापस आना होगा। AI वास्तव में क्रांतिकारी तकनीक हो सकती है, लेकिन इन ऊंचे स्तरों से ये निवेश को कमजोर विकल्प साबित हो सकते हैं। जब यह चरम दौर खत्म होगा तो मैग 7 चीन, कोरिया, ताइवान और कई अन्य व्यापार अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। भारत ने AI व्यापार में भाग नहीं लिया है और इसे AI में फिसड्डी के रूप में देखा जाता है। भारत को विदेशी पूंजी दोबारा आकर्षित करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बीच हमें घरेलू अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए और एक विकास एजेंडा लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत AI की होड़ में पूरी तरह शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसके अपरिहार्य मोहभंग के चक्र से लाभ उठाने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। अगला जनसत्ता का ये एडिटोरियल है, ठाट घाट पर शक्ति। इसको देखते हैं। हर किसी का सपना होता है कि शहर में उसका भी अपना एक घर हो। इसके लिए वो अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है, खासकर मध्यम वर्ग के लोग। इस सपने को पूरा करने के लिए अपने दैनिक खर्च में कटौती कर बैंकों से कर्ज भी लेते हैं, मगर परेशानी तब बढ़ जाती है जब तय समय पर उन्हें घर नहीं मिल पाता। जाहिर है कि यह सब भवन निर्माताओं की मनमानी की वजह से ही होता है। ऐसे मामलों में कर्ज देने वाले बैंकों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहते हैं कि देश भर में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं
जिनमें भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच साठगांठ के आरोप लगे हैं। इसी घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, मोहाली और प्रयागराज में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो को 6 नए मामले दर्ज कराने की अनुमति दी है। सीबीआई का कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इस संबंध में संघीय अपराध का मामला बनता है। इसमें दोहराई नहीं है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई की इस दौर में शहरों में घर खरीदने के वास्ते रकम जुटाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में बैंकों से कर्ज लेना एकमात्र विकल्प होता है। मगर इन्हीं बैंकों के कम अगर भवन निर्माताओं के साथ साठगांठ कर पर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने लगे तो कर्ज की यह सुविधा ही मुश्किल में डाल देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष जुलाई में दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों से जुड़े मामलों में बैंकों और भवन निर्माताओं की भी साठगांठ की गहन जांच के लिए सीबीआई को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी। मामले एनसीआर में कार्यरत भवन निर्माता और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के विकास प्राधिकरण संबंधित है। इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर के बाहर की आवास परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को 6 सप्ताह का समय दिया था। दरअसल शहरों में घर खरीदने वालों के लिए बैंकों ने ब्याज अनुदान योजना शुरू की थी। इसके तहत बैंक स्वीकृत राशि सीधे भवन निर्माता के खाते में जमा करता है, लेकिन जिन्हें तब तक स्वीकृत ऋण राशि पर किस्त का भुगतान करना होता है तब तक आवास खरीदारों को नहीं सौंप दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे 12 से अधिक घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने एनसीआर, विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवास परियोजनाओं में ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत आवास बुक किए थे। याचिकाकर्ताओं को आरोप है कि आवास का कब्जा अभी तक नहीं मिला है और बैंक उन्हें कर्ज की किस्तों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बैंक नियमों के विपरीत खरीदारों पर दबाव क्यों बना रहे हैं। साफ है कि बैंकों का यह रवैया आपसी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यही वजह है कि शीर्ष अदालतों ने इन मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। दूसरी ओर सरकार को भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के तहत घर खरीदने की पेशकश करने वाले भवन निर्माताओं और कर्ज देने वाले बैंकों पर नजर रखने के लिए माकूल निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। अगला है असंतुलन की जड़ें। हरियाणा में लड़के और लड़कियों की संख्या में समानता लाने की दिशा में प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। इसका कारण समाज के एक बड़े हिस्से की सोच में बदलाव नहीं आना तो है ही, साथ ही सरकारी महकमों का लापरवाह रवैया भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। नतीजा यह है कि राज्य कई वर्षों से लिंगानुपात में असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। निसंदेह जब तक लड़की लड़कियों में भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं। हालांकि राज्य सरकार के कुछ सुधारात्मक कदमों से लिंगानुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। इस वर्ष 1 जनवरी से 22 सितंबर तक राज्य में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 907 लड़कियां हो गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था। मगर चिंता की बात यह है कि राज्य के 11 जिलों की तस्वीर अभी भी नकारात्मक है। इससे ये भी पता चलता है कि राज्य में भ्रूण परीक्षण की पाबंदी पर सख्ती से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी चेतावनी दी है। सवाल यह है कि लिंगानुपात में असंतुलन क्यों? दरअसल इसकी जड़ें सामाजिक सोच और पुरानी मान्यताओं में दबी हुई है। इससे समाज आज तक उबर नहीं पाया है। 90 के दशक में भ्रूण का पता लगाने की तकनीक का जो दुरुपयोग शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया। इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए, लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं हुआ। 2001 की जनगणना में हरियाणा में लिंगानुपात 861 तक गिर गया था। हालांकि राज्य में लगातार जागरूक अभियान चलाने के बाद स्थिति थोड़ी सुधरी। 19 में यह अनुपात 923 तक पहुंच गया, मगर पिछले वर्ष से फिर घट गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं है। इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। परिवारों की उस सोच को बदलना होगा जो बेटियों को आज भी बोझ मानते हैं। आज जरूरत है बेटियों के जन्म को सम्मान और समानता के नजरिए से देखने की। अगला राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल नवीनीकरण ऊर्जा की चुनौतियां, गिरीश पांडे जी लिखते हैं।
पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा यात्रा उल्लेखनीय परिवर्तन की साक्षी बनी है। तीव्र क्षमता वृद्धि और सौर और पवन ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व और नवोन्मेषी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ भारत स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रही है बल्कि हरित रोजगार भी पैदा कर रही है। क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा यात्रा उल्लेखनीय परिवर्तन की साक्षी बनी है। तीव्र क्षमता वृद्धि, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व और नवोन्मेषी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ भारत स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रही है बल्कि हरित रोजगार भी पैदा कर रही है। ऊर्जा की पहुंच में सुधार हो रहा है। वैश्विक जलवायु नेतृत्वकर्ता के रूप में भी भारत की भूमिका दिनों दिन मजबूत हो रही है। पिछले महीनों गुजरात के हंसलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हरित गतिशीलता योजनाओं का शुभारंभ करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के भविष्य को आकार देंगे। मार्च 2014 से जून 2025 तक नवीनीकरण नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 3 गुना बढ़कर 226.8 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 1,08,000 गीगावाट प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गया है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। जुलाई 25 की स्थिति के अनुसार देश में अब 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर पारंपरिक ईंधन स्रोतों से चलित है। भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि जहां पेरिस समझौते के अंतर्गत नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की प्रतिबद्धता के लिए निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर ली गई है, वहीं देश जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और टिकाऊ विकास के प्रति संकल्पित है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति लगातार बढ़ रही है। इसमें सौर, पवन, पन बिजली, जैव और परमाणु ऊर्जा शामिल है। कुल 484.82 गीगावाट स्थापित क्षमता में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी 242.78 गीगावाट हो गई है। यह किसी भी विकसित देश के लिए बहुत दुर्लभ मामला है, जिसने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य से पहले ही ऐसी सफलता प्राप्त की। आज गैर जीवाश्म स्रोत कुल बिजली उत्पादन का 49% हिस्सा दे रहे हैं। इसका श्रेय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना जैसे क्रांतिकारी प्रयासों को जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए और अनिवार्य हो गया है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अकेले जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। भारत की रणनीति बहुत ही व्यावहारिक है। वह जीवाश्म ईंधनों को एकाएक पीछा नहीं छुड़ा रहा है। कोयला एवं गैस आधारित संयंत्र अभी भी प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति बने हुए हैं, क्योंकि भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो उसे ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, क्लीन टेक मटेरियल, रिसाइक्लिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक ईंधनों में निवेश बढ़ाना ही होगा। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम होने के बावजूद स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में हुई प्रगति मूल्यवान है और भारत G20 के उन चंद देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पार्क और विंड कॉरिडोर स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को लुभाने में भी सहायक बनी है। उल्लेखनीय कि 20 दशकों में सौर एवं पवन ऊर्जा की लागत 80% से भी अधिक घट गई है। इसके चलते कई क्षेत्रों में सौर पवन ऊर्जा की लागत कोयले और गैस से बनने वाली बिजली से भी किफायती हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा कीमतों में स्थायित्व प्रदान करने के साथ ही यह ऊर्जा स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है। कई बार इंस्टॉल होने के बाद उसमें लागत लगभग नगण्य रह जाती है। COP शिखर सम्मेलनों में विकसित देश द्वारा विकासशील देशों के प्रति की गई वचनबद्धता की भी पूरी नहीं हो रही है। इस बाबत भारत COP शिखर सम्मेलनों में इस मुद्दे की बराबर उठाता है रहा है। अमेरिका में अभी भी 60% से अधिक बिजली जीवाश्म ईंधनों से पैदा हो रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
जिसकी आधी से अधिक बिजली अभी भी कोयले से बनती है। इसलिए विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश के तौर पर अमेरिका और चीन की जिम्मेदारी है कि अपने उत्सर्जन में तेजी से कमी लाएं और विकासशील देशों को वित्त और तकनीकी सहयोग दें और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार साझा करें और प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर वैश्विक सहयोग को बढ़ाएं। अगला और हिंदुस्तान का ये संपादकीय लद्दाख की चिंता। ऑलमोस्ट ये अपने एक बार देख लिया, एक बार दोबारा से जल्दी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी दुखद चिंताजनक है। लद्दाख में बड़ी संख्या में लोग ऐसे लोगों की है जो अपने केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों और विशेष रूप से युवाओं ने राजधानी लेह में बुधवार को बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से झड़प हुई, आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया, जिसके विरोध से हिंसक और भड़क गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी गई। उसके बाहर जो वाहन खड़े थे उनमें उनको फूंक दिया। बेहद शांत रहने वाले लद्दाख के लिए बहुत बड़ी घटना है। यह यहाँ न तो लोग उग्र होते हैं न पुलिस को कभी बल प्रयोग करना पड़ता है। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विवाद को सुलझाने के लिए 6 अक्टूबर को संवाद प्रस्तावित है और इस बातचीत में सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल होंगे जो बातचीत होने वाली है। तो ऐसे विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? वास्तव में यह पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रवृत्ति का था और इस प्रदर्शन को साफ तौर पर सरकार का दबाव बनाने की कोशिश में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ताजा विरोध प्रदर्शन छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के संबंध में केंद्र के साथ बातचीत को अनुकूल दिशा में जाने की रणनीति का हिस्सा है। लद्दाख में ऐसे उम्र प्रदर्शन के पीछे जो लोग हैं उन पर विशेष निगाह रखने की जरूरत है। गौर करने की बात है कि देश भर में प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन का हिस्सा है। वह इन दिनों भूख हड़ताल पर उन्होंने प्रदर्शन में हिंसा का विरोध किया है। वांगचुक ने शांति की अपील की है। वह शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में उन्होंने लेह की घटनाओं को उचित दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफल हो गया है। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे तो इससे हमारा उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा। वाकई लद्दाख को संयमी समाज को सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए वहाँ के लोगों को कानून व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। लद्दाख अभी साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था और वहाँ लोगों ने स्वागत भी किया था। इस क्षेत्र को कश्मीर घाटी के वर्चस्व से मुक्ति मिली थी। वहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा को राजनीति ने हवा दी थी। अगर लद्दाख को राज्य बनाने का वादा किया गया तो इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए या फिर व्यापक पैमाने पर युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए। यह आंदोलन और इसमें हिंसा राजनीति का ही हिस्सा है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख की आबादी 3 लाख भी नहीं है और भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम में भी 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्य इसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा यह बताया जाता है कि लद्दाख बदल रहा है। वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व लगभग 5 है। अतः एक सुदृढ़ राज्य बनाने से पहले ईमानदारी सोचना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि लद्दाख के लोगों को उनके विश्वास के प्रति, विकास के प्रति आश्वस्त किया जाए। ऐसे प्रयास किए जाए ताकि वहाँ किसी तरह का असंतोष न फैले। इस प्रकार के बहुत ही शानदार एडिटोरियल हमने आज देखी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।